तो हम लोग एक सवाल देख रहे हैं। ये कंटेनर है जिसमें गैस का मिक्सचर भरा है, 2 मोल ऑक्सीजन है और 3 मोल हीलियम है। आर टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब क्या हुआ, इस कंटेनर में भरा हुआ है जो मिक्सचर है, इसको हीट सप्लाई करेंगे। तो कितनी हीट सप्लाई करें सो दैट इसका टेम्परेचर 1200 केल्विन तक पहुंच जाए, ऐसा हम जानना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बताई गई हैं। पहली बात तो ये कि 300 केल्विन पर तो ये ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन क्या, O2। O2 मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। अब 1200 केल्विन तक जाते जाते गैस इतनी गर्म हो गई है कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका 30% जितने थे उसका 30% क्या हो गया, एटम्स में ब्रेक हो जाता है। जो O2 थे मॉलिक्यूल्स वो O2 में O और O अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब ये जो 30% ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं जब ब्रेक होकर O2 से ब्रेक होकर O बन जाएगा तो ये डाईटॉमिक से मोनोटॉमिक गैस बन जाएगी। सही है। और देखिए इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन बताइए। 300 केल्विन यानी टेम्परेचर जब कम था तो उस समय ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो कि डाईटॉमिक है इनमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा था। 1200 केल्विन पर जब पहुँचोगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन भी होने लगेगा। वैसे तो डाईटॉमिक, पॉलीटॉमिक, इनके पास ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन तीनों कारण एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ ये जानकारी दी गई कि 300 केल्विन पर वाइब्रेशन नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन के पास एनर्जी कौन सी होगी, ट्रांसलेशन और रोटेशन वाली। और 1200 केल्विन पर जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन तीनों के कारण एनर्जी होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है। इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन, तो O2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5। इसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन भी होगा तो O2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, तो एक बार क्लास रोकें और ये जवाब निकालने की कोशिश करें, फिर देखते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन है और 3 मोल हीलियम है। कब, 300 केल्विन। ठीक, टेम्परेचर 300 केल्विन, 2 मोल ऑक्सीजन। तो इस समय जो ऑक्सीजन है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5। और 3 मोल हीलियम, हीलियम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, क्योंकि हीलियम मोनोटॉमिक है, उसके पास तो सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण एनर्जी होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कर दिया 1200 केल्विन। तो इस समय क्या होगा, जो 3 मोल हीलियम, जो 2 मोल ऑक्सीजन है उसका 30% ब्रेक हो जाएगा। तो 30% ब्रेक हो जाएगा मतलब 70% तो बचेगा ना। तो 2 मोल का 70% कितना हुआ, 1.4। तो 1.4 मोल आपके पास क्या बचेगी, ऑक्सीजन। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 7। क्यों, क्योंकि इसके पास ट्रांसलेशन और रोटेशन था, इसके पास ट्रांसलेशन रोटेशन के साथ वाइब्रेशन भी है। और 30% ब्रेक हो जाएगा तो 30% का मतलब कितने मोल हुआ। अब 2 मोल का 30% नहीं निकाल सकते, 2 मोल का 30% क्या हुआ, 0.6 मोल। तो 0.6 मोल ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक हो गई। तो 0.6 मोल ऑक्सीजन जब ब्रेक होगी तो O के एटम्स बन गए, तो 1.2 मोल O बन जाएगा। इतनी बात तो समझते हैं, नंबर डबल हो गया नहीं हो गया, मोल्स डबल हो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन O2 दो एटम थे, ब्रेक हो गए। ठीक, तो हर एटम, हर मॉलिक्यूल 2 एटम्स में ब्रेक हो गया। तो अब उसके बाद जो O बना तो उसके मोल 1.2 मोल। तो 1.2 मोल आपके पास क्या हो गई, O। अब ये मोनोटॉमिक गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। देखो O2 जो है वो डाईटॉमिक है, उसके पास ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो O है वो मोनोटॉमिक है, तो उसके पास तो सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन वाइब्रेशन नहीं हो सकता। अच्छा, और 3 मोल हीलियम है, हाँ वो तो है ही, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, हीट कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी ये बताओ। चलो भाई एक ये लिख देता हूँ, 0.6 मोल O2 से जब O बनेगा तो 1.2 मोल O बनेगा। ठीक, चलिए अब डेल्टा क्यू। अब देखो ये जो कंटेनर है, गिवन कंटेनर है जिसमें जो ये काम चल रहा है, उस कंटेनर की दीवारें बस ऐसे बना के दे दी। इसका मतलब ये दीवारें मूव नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन बाई गैस क्या हो जाएगा, 0। अच्छा,
अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेम्परेचर ये सब दे रखा है, तो इससे आप तुरंत जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो लिख सकते हैं, इस समय भी और इस समय भी। अगर तुमने इंटरनल एनर्जी लिख ली तो डेल्टा यू लिख लेना, अरे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज मिल गया इंटरनल एनर्जी में तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू भी मिल जाएगा सीधे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हाँ बात तो सही है। चलो तो मैंने कहा पहले इंटरनल एनर्जी लिखो, यू आई इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हुई, 5/2 इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टी, और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टी। ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी आ गई। फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, देखो 1.4 मोल ऑक्सीजन, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, तो F/2 इंटू एन इंटू आर इंटू टी। इसकी इंटरनल एनर्जी ये हो गया 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टी, और इसका F/2 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल है 3 इंटू आर इंटू टेम्परेचर 1200। समझे, ये U बराबर F/2 nRT, याद है ये वाला फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी के लिए यूज़ किया गया। इन दोनों का U जोड़ के पूरे सिस्टम का U इस समय मिल गया, ऐसे इन तीनों का U जोड़ के इस सिस्टम का पूरा U मिल गया। अब डेल्टा U निकाल लीजिए, कैसे, डेल्टा U के लिए UF माइनस UI कर लो, बिल्कुल कर लेंगे, और डेल्टा Q वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाएगा, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा W 0 है क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो गैस के द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा। और ऐसे केस में डेल्टा Q बराबर 0 प्लस डेल्टा U कर लोगे तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही हीट भी हमारे द्वारा गैस को सप्लाई करी गई होगी। तो देख लीजिए एक बार और ठीक से बात को समझ लीजिए, क्लास रोक लें, सही से समझ लें। तो हमने यहाँ पर बात करी, ये मोनोएटॉमिक गैस है और इसके साथ कोई प्रोसेस किया गया, कुछ चेंज कर रहे हैं, उस चेंज के दौरान गैस को क्यू हीट आपने सप्लाई करी, गैस के द्वारा किया गया वर्क डन भी दे दिया है। अब इस प्रोसेस के लिए C की वैल्यू बतानी है, C मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C डिपेंड करता है ना प्रोसेस पर, तो वही C बताना है। तो एक बार क्लास रोक लीजिए और इसका जवाब निकालने का प्रयास करिए। तो मान लेते हैं आप लोगों ने कुछ कोशिश करी होगी, तो देखते हैं जवाब, सही जवाब क्या आएगा। देखो भाई ऐसा है, अगर आप इस गैस के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई गैस को हम कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो गैस को जो हीट सप्लाई करी वो क्या है, डेल्टा Q, यानी कि Q। गैस के द्वारा किया गया वर्क डन डेल्टा W वो क्या हो जाएगा 1/3 Q। सही। अब यहाँ से इंटरनल एनर्जी में चेंज भी निकाल सकते हो, डेल्टा U, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, तो डेल्टा U बराबर आ जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, तो 2/3 Q। हमने कहा भाई ऐसा है, अब ये डेल्टा Q और डेल्टा U इनको लेके काम करते हैं कैसे, ये देखिए आप जो है ये बात समझिए कि जो डेल्टा U है वो होता है NCV डेल्टा T। प्रोसेस चाहे जो भी हो इंटरनल एनर्जी के लिए तो यही एक्सप्रेशन लिखोगे, बिल्कुल। और डेल्टा Q बराबर क्या, NC डेल्टा T, यानी कि C कौन हो गया इस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये देखो ये और ये हम लिख चुके हैं, रखो डेल्टा U यानी कि 2/3 Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, और डेल्टा Q वो है Q बराबर NC डेल्टा T। ओके, डिवाइड कर दीजिए, सही है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये अपान ये कर दीजिए, तो NC डेल्टा T अपान NCV डेल्टा T बराबर Q अपान 2/2Q अपान 3, ये ऊपर चला गया, Q से Q कट गया, 3/2 बराबर C अपान CV। तो C बराबर 3/2 CV। अच्छा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV जानते हो क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर होती है 3 और CV F/2R यानी 3/2R। तो अगर तुम 3/2R यहाँ रख दो
तो सी आ जाएगा 9/4R, ये आपका आंसर है। देख लीजिए, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू ये दे रखे थे, तो इनसे आपने डेल्टा यू निकाल लिया, फर्स्ट क्लास है। उसके बाद आपको डेल्टा यू का तो फिक्स फार्मूला पता है, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू को एन सी डेल्टा टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये सी चाहिए ना तुम्हें। जब तक ये एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे सी निकालोगे कैसे यहाँ से? एक बार इन दोनों को लिख लिया तुरंत दिखाई देगा, अरे डिवाइड करेंगे एन डेल्टा टी कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, सी और सी वी में रिलेशन आ गया। और सी वी तो पता ही होता है मोनोटॉमिक गैस के लिए, हो गया काम। देख लीजिए। अच्छा, तो हमारे पास एक सवाल है कि एक डायटोमिक गैस है और उसके साथ कोई प्रोसेस कोई चेंज हो रहा है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर इस टाइप से वेरी कर रहे हैं, PT² बराबर कॉन्स्टेंट। तो प्रोसेस के लिए सी बताना है। अब ध्यान दो, डायटोमिक गैस कही गई है। और डायटोमिक गैस में दो प्रकार का केस हो सकता है, एक तो डायटोमिक गैस विदाउट वाइब्रेशन, एक डायटोमिक गैस विद वाइब्रेशन। यहाँ ये बताया नहीं है कि वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं, तो जहाँ पर नहीं बताया जाएगा हम अपने आप ये एज्यूम करेंगे कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। सही है? तो सिर्फ ट्रांसलेशन नोटेशन कंसीडर करते हुए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस के लिए सी क्या होगा ये बताना है। तो क्लास को रोकें और जवाब निकालने की कोशिश करें। अच्छा चलो, मान लेते हैं आप लोगों ने कुछ जवाब निकाला होगा, तो देखते हैं सही जवाब क्या है। देखो भाई, ऐसा है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो आप एक काम करो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन लिखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आपको एक बात याद है कि एक प्रोसेस होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, PV⁻x बराबर कॉन्स्टेंट। अगर ये प्रोसेस हो तो C की वैल्यू होती है इस प्रोसेस के लिए CV-R/x-1। मैंने कहा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन ही दे रखा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकालो। देखो कैसे, T को लिख लो PV/NR। हाँ, किसी भी गैस के लिए PV बराबर NRT तो कभी भी लगा सकते हो। P इंटू पी का स्क्वायर यानी P³ इंटू V², NR का स्क्वायर, इधर कांस्टेंट तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स रहेंगे, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट, इसका आप क्यूब रूट ले लीजिए, PV⁻2/3 बराबर कांस्टेंट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, यही तो सिचुएशन बन गई, PV⁻2/3 बराबर कांस्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, जिसके लिए x की वैल्यू 2/3 है। खत्म, वैल्यू रख दीजिए। C बराबर CV डायटोमिक गैस विदाउट वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 5 और CV होगा 5/2R। तो 5/2R माइनस R/x-1, 2/3 -1, तो यहाँ से C आ जाएगा आपका ये -1/3, ऊपर जाके हो जाएगा 3, तो 3 + 5/2 यानी कि 11/2R। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। तो देख लीजिए एक बार, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको बताया गया है। अब रिजल्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है? तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, तो ये सवाल आपके सामने, एक बार क्लास को रोक के सवाल सही से पढ़ लें और जवाब निकालने की कोशिश करें। ठीक है? अच्छा चलो देखते हैं कैसे सवाल किया जाए। मेरे पास एक मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस जैसे ही पता चली तो मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम F क्या होगा? 3। CP CV गामा जो चाहो वो लिख सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम से। आज इसका प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 और टेम्परेचर T0 है। सही है। अब इसके साथ एक साइक्लिक प्रोसेस जो है होगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है जो शुरुआत में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होते हैं, घूम फिर के आप फिर वापस उसी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पर वापस आ जाते हो। अब जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप हैं। पहली स्टेप, आइसोबारिक एक्सपेंशन टू डबल द टेम्परेचर। आइसोबारिक मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को डबल करिए। आइसो, फिर दूसरी स्टेप
वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए करी जाएगी। तीसरी स्टेप आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। आपको ये बताना है कि हर स्टेप के लिए और पूरे साइकिल के लिए डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू ये सब क्या होंगे। चलो देखते हैं। आपने गैस जो है उसके लिए प्रेशर देखा P0, वॉल्यूम देखा V0, टेम्परेचर देखा T0। ये आज की कंडीशन है। कुछ नंबर ऑफ मोल भी होंगे, मैंने लिख लिया है। PV बराबर nRT तो लगा ही सकते हो, P0 V0 बराबर nRT0। तो अगर नंबर ऑफ मोल चाहिए तो n उससे निकाला जा सकता है। अब इसके साथ 3 स्टेप का साइक्लिक प्रोसेस करवाना है। पहला स्टेप जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, हाँ बिल्कुल रखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, और टेम्परेचर को डबल कर देंगे। लो भाई, इसका टेम्परेचर डबल हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा 2T0। अच्छा, प्रेशर वही रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम का क्या होगा? देखो भाई, PV बराबर nRT अगर लगाओगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम भी डबल, वॉल्यूम हो जाएगा 2V0। समझे? आइसोबारिक प्रोसेस के द्वारा अगर टेम्परेचर को डबल करोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो गया। अब दूसरी स्टेप आइसोकोरिक प्रोसेस वाली। दूसरी स्टेप में आपने क्या किया? आपने बताया कि यार ऐसा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए काम करना है। चलो भाई, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो यहाँ वॉल्यूम 2V0, यहाँ भी वॉल्यूम 2V0। कहाँ तक ले जाएंगे प्रेशर, टेम्परेचर कितने तक ले जाएंगे हमें नहीं पता, हमने अपने मन से कुछ मान लिया, प्रेशर P, टेम्परेचर T। यह दूसरी स्टेप हो गई। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान अगर आप PV बराबर nRT लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू T। मतलब अगर टेम्परेचर डबल तो प्रेशर डबल, टेम्परेचर आधा तो प्रेशर आधा, इस टाइप की बात। अब तीसरी स्टेप आइसोथर्मल है, लेकिन एक चीज़ खास बात है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब 3 स्टेप होने के बाद वापस ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल कंडीशन में गैस वापस आ जानी चाहिए। तो यहाँ से अगर तीसरी स्टेप लोगे तो वो तीसरी स्टेप यानी कि जो टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट वाली स्टेप है, उसके बाद आपका पार्टिकल आपका सिस्टम, ये गैस वापस ओरिजिनल कंडीशन में जानी चाहिए। सही। इस दौरान PV बराबर nRT लगाओगे तो n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो PV बराबर कांस्टेंट या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे लिख सकते हो। वॉल्यूम इधर आ जाएगा ना नीचे। चलिए, अब मैं ये जो अभी सिचुएशन है इसमें यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर नहीं जानता हूँ, मैं अब लिख सकता हूँ ये कैसे। देखो भाई, यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब जो टेम्परेचर यहाँ और यहाँ है वो क्या होना चाहिए? सेम। तो T की वैल्यू क्या होगी? T0। ओके, T की वैल्यू क्या होगी? T0। फिर उसके बाद हमने कहा भाई ऐसा है, जो प्रेशर है ये नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ से यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ में क्या हुआ है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया? आधा। देखो ये टेम्परेचर T0 अभी बताया, तो टेम्परेचर आधा हो गया तो प्रेशर भी तो आधा हो जाना चाहिए डेफिनेटली। तो P की वैल्यू क्या आ गई? P0/2। लो जी, ये प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ नहीं पता थे, हमने पता कर लिए। ओके, अब हमें इन स्टेप पहली, ये दूसरी स्टेप और ये तीसरी स्टेप, तीनों के लिए डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो लिखते हैं। पहली स्टेप पे आ जाओ। पहली स्टेप कौन सी वाली? आइसोबारिक एक्सपेंशन। यहाँ से यहाँ गए। आइसोबारिक एक्सपेंशन में जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा यू है, डेल्टा डब्ल्यू है, ये हमको चाहिए। चलो, सबसे पहले आप डेल्टा डब्ल्यू लिख लो, वर्क डन बाई गैस। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, याद है? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V या NR डेल्टा T। ये मैंने पहले ही बोला था कि जो रिजल्ट वगैरह बताए हैं, जब तक वो याद नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन होता है P डेल्टा V या NR डेल्टा T। मैंने कहा मैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में काम नहीं करना चाहूँगा क्योंकि N दे नहीं रखा है,
तो प्रेशर और वॉल्यूम तो दे रखे हैं, हाँ ठीक। तो प्रेशर कितना है पी नॉट, और वॉल्यूम में चेंज के लिए बाद वाला वॉल्यूम माइनस पहले वाला वॉल्यूम। लो भाई जवाब आ गया पी नॉट वी नॉट। ओके, अब आ जाइए इंटरनल एनर्जी पे, डेल्टा यू। अब वैसे तो डेल्टा यू के लिए आप लिखते हो एन सी वी डेल्टा टी, बट मैंने कहा नंबर ऑफ मोल तो दे नहीं रखे, तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, बट मैंने कहा नहीं, मुझे तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में काम करना थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि वो दे रखे हैं और इंटरनल एनर्जी मुझको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्रेशन पता होता है। तो मैंने कहा मैं ऐसे लिख लूँगा डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है, F/2 पी नॉट इंटू 2 वी नॉट, और इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है, F/2 पी नॉट वी नॉट। ये समझे बात, U का फार्मूला होता है F/2 PV, वो यूज़ कर रहे हैं भाई मेरे। तो फाइनली यानी यहाँ पे F/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ऐसे यहाँ पर F/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, मोनोटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो अगर तुम वहाँ पे रख दोगे तो आपका डेल्टा यू आ जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट, ये 2 कट जाएगा, माइनस 3/2 पी नॉट वी नॉट, तो ये आ जाएगा 3/2 पी नॉट वी नॉट। लो भाई डेल्टा यू आ गया। ये आपने वर्क डन निकाल लिया था डेल्टा डब्लू, अब आपने डेल्टा यू भी निकाल लिया है 3/2 पी नॉट वी नॉट। ओके, अब क्या करें, अब आ जाओ डेल्टा क्यू पर। डेल्टा क्यू के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ कर लेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक है, डेल्टा यू डब्लू ये रहा, डेल्टा यू ये रहा, जोड़ दो, क्या आ गया 5/2 पी नॉट वी नॉट। लो जी ये आंसर आ गया। पहली स्टेप के लिए तीनों चीज़ें निकाल ली। हम जो डेल्टा क्यू है उसके लिए एक और तरीका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो कौन सा वाला है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में सी होता है CP, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा क्यू बराबर NCP डेल्टा टी। चलो N यानी नंबर ऑफ मोल्स, पी नॉट वी नॉट अपॉन आर टी नॉट, CP, हाँ भाई मोनोटॉमिक गैस के लिए CP होता है 5/F+2/2R, यानी कि 5/2R, और डेल्टा टी यानी कि बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर, बाद वाला टेम्परेचर 2T नॉट, पहले वाला T नॉट। यहाँ से मेरे पास आ गया वही जवाब जो यहाँ आया था 5/2 पी नॉट वी नॉट। जवाब में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, जैसे चाहो वैसे काम कर लो। अच्छा, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो मैंने अभी प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख के काम किया था, उसकी जगह आप यहाँ पर भी NCV डेल्टा टी लिख सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, NCV डेल्टा टी लिख लेते, N ये हो जाता, CV हो जाता 3/2R, डेल्टा टी होता 2T नॉट माइनस T नॉट, तो अगर उससे निकालते तो डेल्टा यू यही आता। तो कोई फ़र्क की बात नहीं है, जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन बस ये कि पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो पहली स्टेप के लिए हमने डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्लू तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो अब हम लोग दूसरी स्टेप जो है उसके लिए यही सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरी स्टेप के लिए देखते हैं, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सबसे पहले वर्क डन 0 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस में गैस के द्वारा किया गया वर्क 0 होता है। अब आ जाइए डेल्टा यू पर। डेल्टा यू लिख लो NCV डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल क्या हो गया पी नॉट वी नॉट अपान NR, CV हो गया 3R/2। ठीक, और डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर में चेंज। ठीक, तो बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला, बाद वाला टेम्परेचर है T यानी कि T नॉट, और पहला वाला टेम्परेचर है 2T नॉट। तो यहाँ से मेरे को जवाब मिला डेल्टा यू बराबर -3/2 पी नॉट वी नॉट। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई है, डेल्टा यू नेगेटिव है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी नहीं है, इंटरनल एनर्जी घट गई है। अब आओ डेल्टा क्यू पर। तो डेल्टा क्यू बराबर
डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख लो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जोड़ लो दोनों को। तो डेल्टा क्यू आ गया -3/2 P0 P0। डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता अगर, तो इसका मतलब जैसे डेल्टा क्यू होता 100 जूल, तो गैस को बाहर वालों ने 100 जूल हीट दी। अब डेल्टा क्यू है मान लो -100 जूल, इसका मतलब बाहर वाले गैस को हीट दे नहीं रहे बल्कि गैस से हीट निकाल लें। कितनी हीट निकाल लें? 3/2 P0 P0। समझे? आप इस डेल्टा क्यू को ऐसे भी वो NCV डेल्टा टी से भी निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि जनरल फार्मूला है डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी, और जब वॉल्यूम होता है कांस्टेंट तो C को क्या लिखते हैं? CV। तो आप अगर डेल्टा यू को NCV डेल्टा टी से निकालते तो डेल्टा क्यू भी NCV डेल्टा टी से वही आता -3/2 P0 P0। इसको हम बात समझ सकते हैं कि ये गैस है और ये कोई वर्क नहीं कर रही है, और गैस अपने अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंक रही है। कितनी हीट गैस बाहर फेंक रही है? 3/2 P0 P0। और इस हीट को बाहर फेंकने के चलते इसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ हो रहा है। कितने का डिक्रीज़ हो रहा है? 3/2 P0 P0। देख लीजिए एनर्जी को लेकर बात समझ लीजिए साफ साफ क्या हुआ है। गैस ने बाहर वालों पे कोई वर्क नहीं किया, मतलब गैस ने बाहर कोई एनर्जी वर्क करके नहीं दी। डेल्टा क्यू है -3/2 P0 P0, मतलब डेल्टा क्यू है नेगेटिव, तो गैस हीट रिजेक्ट कर रही है, गैस हीट बाहर फेंक रही है। गैस कितनी हीट बाहर फेंकेगी? 3/2 P0 P0। ठीक। और ऐसे में यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनर्जी से आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि वर्क करके कोई एनर्जी बाहर एक्सचेंज हुआ नहीं, हीट इतनी बाहर फेंक दी। तो ये हीट कहाँ से आएगी? गैस की इंटरनल एनर्जी में कमी से ही तो आएगी। तो गैस की इंटरनल एनर्जी में कमी कितनी हो जाएगी? 3/2 P0 V0। ओके, ये दूसरी स्टेप के लिए सारा काम हो गया। अब आइए तीसरी स्टेप पे। तीसरी स्टेप कौन सी? आइसोथर्मल वाली स्टेप, वो देखते हैं। लो भाई, तीसरी स्टेप आइसोथर्मल वाली। सबसे पहले ये बात समझो कि जब टेम्परेचर फिक्स है तो इंटरनल एनर्जी भी फिक्स रहेगी और इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा। देख लो, यहाँ टेम्परेचर कितना है? T0। यहाँ टेम्परेचर भी क्या? T0। जब टेम्परेचर सेम तो इंटरनल एनर्जी भी सेम, तो डेल्टा यू क्या? 0। अब आओ वर्क डन पर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT ln V2/V1। यस, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रखो, नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टेम्परेचर। हाँ भाई, यहाँ से आगे टेम्परेचर कितना है? T0 ही तो है। ln बाद वाला वॉल्यूम V0 और पहले वाला वॉल्यूम 2V0। तो वर्क डन आ गया मेरे पास nRT0 ln 1/2। अच्छा, nRT0 को P0 V0 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ln 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, ये -ln2 हो जाएगा। तो वर्क डन आ जाएगा माइनस का P0 V0 ln2। ln2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.693, तो वो रख सकते थे, तो माइनस का 0.693 P0 V0 करके जवाब आ जाता। अब एक चीज़ आ गई, डेल्टा क्यू। फर्स्ट लॉ लगाओ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू 0 है, वर्क डन ये रहा, तो डेल्टा क्यू बराबर माइनस का P0 V0 ln2। अब ये डेल्टा क्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब गैस ने हीट रिजेक्ट करी है। ठीक है, गैस ने हीट क्या करी है? रिजेक्ट करी है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जब हम गए तो गैस ने हीट रिजेक्ट करी और वर्क डन निगेटिव है। इसका मतलब गैस ने बाहर वालों पे वर्क नहीं किया है, बाहर वालों ने गैस पे वर्क किया है। जैसे अगर ये डेल्टा डब्ल्यू होता 100 जूल, इसका मतलब गैस बाहर वालों पे 100 जूल वर्क कर रही है। डेल्टा डब्ल्यू है -100 जूल, इसका मतलब बाहर वाले गैस पे 100 जूल वर्क कर रहे हैं। अब इसको मैं इस तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये गैस है, डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव है, इसका मतलब बाहर वाले गैस पे वर्क करके एनर्जी दे रहे हैं गैस को। कितना? P0 V0 ln2। गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यू सेम रह रहा है, इंटरनल एनर्जी फिक्स है। तो इसका मतलब गैस अपने अंदर कोई भी एनर्जी ना तो अपनी बढ़ाएगी ना घटाए। अच्छा, और डेल्टा क्यू निगेटिव है, इसका मतलब गैस बाहर वालों को हीट रिजेक्ट कर रही है। कितनी हीट रिजेक्ट कर रही है? वही P0 V0 ln2। लो भाई देखो, बाहर वालों ने वर्क करके गैस को P0 V0 ln2 एनर्जी दी और गैस ने हीट के फॉर्म में वो एनर्जी बाहर फेंक दी।
और गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना बढ़ी ना घटी। क्यों? जितनी एनर्जी गैस वर्क के फॉर्म में बाहर से लेती है उतनी ही एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर फेंक देती है। काम खत्म हो गया। समझे? तो ये जो है आपका जो थर्ड स्टेप थी उसके लिए डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्लू। अब पूरे साइकिल के लिए अगर आपको चाहिए, सवाल में कहा था पूरे साइकिल, तो पूरे साइकिल के लिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो तीनों स्टेप में वो चीज़ जोड़ दीजिए। जैसे अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ओवरऑल गैस ने वर्क कितना किया, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, तीनों स्टेप में वर्क को जोड़ दीजिए, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है? ऐसी डेल्टा क्यू चाहिए तो तीनों स्टेप की चीज़ को जोड़िए तो नेट डेल्टा क्यू। डेल्टा यू चाहिए तो तीनों स्टेप का डेल्टा यू जोड़ोगे तो टोटल डेल्टा यू मिल जाएगा। हालांकि इसमें कुछ सिंपल सी बात भी होती है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो ये है कि भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। क्यों? जब तुम यहाँ से चले और घूम फिर के फिर यहीं आ गए तो टेम्परेचर जो स्टार्टिंग वही एंड, तो यू भी जो स्टार्टिंग वही एंड, तो डेल्टा यू क्या होगा? 0। और फर्स्ट क्लास है, अगर डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्लू बराबर हैं, तो उन दोनों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी एक को निकाल लो, काम हो जाएगा। हाँ, तो तीनों के लिए जब आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो तीनों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक के लिए बस क्या डेल्टा डब्लू या डेल्टा क्यू वो लिख लो। दूसरी चीज़ भी वही होगी, और तीसरी डेल्टा यू वो तो 0 होनी है, तो वो भी मैं अभी लिख देता हूँ। आप पहले इसको देख लीजिए एक बार, क्लास रोक लें, ठीक से इसको पढ़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है। तो पूरे साइकिल की अगर बात करोगे तो पहली बात जो डेल्टा यू है वो होगा 0। ठीक है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि तीनों स्टेप का डेल्टा यू लिख के जोड़ कर डेल्टा यू निकालना है, तो पता ही है यार डेल्टा यू तो 0 होना ही होना है, क्योंकि यहाँ से घूम के फिर वापस यहीं आ गए, टेम्परेचर सेम तो यू भी सेम, डेल्टा यू क्या? 0। और डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो अगर आप ये चीज़ 0 है तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्लू। सही है। अच्छा, अब मैंने कहा यार ऐसा इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख लो। ठीक, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ लिख लो भाई जो तुमको ठीक लगे। मैंने कहा चलो वर्क डन लिख लेते हैं, तो वर्क डन पूरे साइकिल में क्या होगा? पहले स्टेप में वर्क प्लस दूसरे स्टेप में वर्क प्लस तीसरे स्टेप में वर्क, ख़त्म हो गया काम। आ गया आंसर, डेल्टा डब्लू आ गया तो डेल्टा क्यू भी आ गया। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम और करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसके लिए पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ ये और ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। तो मैं जो है तीनों ग्राफ यहाँ पर इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए बनाऊँगा, वो देखते हैं। एक ग्राफ आपका पीवी ग्राफ वो बनाना है, पीटी ग्राफ बनाना है और वीटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप लोग काम करिए, क्लास को रोकिए और ये तीनों ग्राफ बनाइए एक बार। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि भाई फिर मैं बताता हूँ। ठीक, चलो ठीक है, तो मान लेते हैं आपने थोड़ा सा जो है वो ट्राई किया होगा ग्राफ बनाने का, तो मैं बनाता हूँ, फिर देखिएगा कि भाई आपने सही ग्राफ बनाया नहीं। तो सबसे पहले पीवी ग्राफ देखो भाई, इस साइकिल के लिए पीवी ग्राफ बनाना है। ओके, ये देखिए, इधर ले लिया प्रेशर और ये ले लिया वॉल्यूम। प्रेशर की वैल्यू पी नॉट, हाफ पी नॉट, ये वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, तो प्रेशर की वैल्यू मार्क करनी पी नॉट और हाफ पी नॉट। वॉल्यूम की क्या वैल्यू दिखाई दे रही है? वी नॉट, टू वी नॉट, टू वी नॉट, वी नॉट और टू वी नॉट। अब ज़रा पॉइंट ये वाला मार्क करिए, प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट। ये देखो, ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका। फिर प्रेशर पी नॉट ही है, वॉल्यूम टू वी नॉट पहुँच गए। लो भाई, प्रेशर पी नॉट ही है और वॉल्यूम जो है आप टू वी नॉट पहुँच चुके हैं। फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को आधा कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को आधा कर दीजिए। फिर इसके बाद ये तीसरी स्टेप में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? वापस। तो तीसरी स्टेप के बाद आप वापस यहाँ आ जाएंगे। ये काम करो, इसको ए, इसको बी और इसको सी लिख देता हूँ। तो यह ए, यह बी और यह सी। देखो, ए से बी चले गए,
बी से सी चले गए, अब सी से ए आना है। अब सी से ए आने के लिए ये ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व बनेगा। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये आपका जवाब पीवी ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब आओ पीटी ग्राफ पर, प्रेशर और टेम्परेचर। लो जी, ये प्रेशर इधर और टेम्परेचर इधर। प्रेशर की वैल्यूज़ पी नॉट, हाफ पी नॉट, चलो मार्क करते हैं पी नॉट और हाफ पी नॉट। टेम्परेचर की वैल्यूज़ टी नॉट, टू टी नॉट, टी नॉट, ये लो टी नॉट और टू टी नॉट। पॉइंट मार्क करिए, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये पॉइंट है ए। प्रेशर है पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, फिर प्रेशर पी नॉट से टेम्परेचर टू टी नॉट तक जाइए। लो जी, प्रेशर पी नॉट से टेम्परेचर टू टी नॉट तक पहुंच गए आप। फिर यहाँ से यहाँ आना है, इसमें प्रेशर भी आधा हो जाएगा, टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा। तो ये समझो आप यहाँ पहुँचोगे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट होगा सी। अब बी से सी कैसा ग्राफ बनेगा, देखो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, और सॉरी ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है जो एक्सटेंड करने पर ओरिजिन तक जाती है, ओरिजिन से वो पास होती है। ये बात आपको बताई हुई है हमने, ग्राफ बनवाए हुए। और फिर सी से ए टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, तो टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए सी से ए चले जाओ। ये लीजिए, ये आपका कंप्लीट साइकिल हो गया और इस साइकिल के लिए पीटी ग्राफ बना दिया गया। अब हम इस साइकिल के लिए वीटी ग्राफ रह गया है, वो और बनाएंगे। देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर। देखो भाई, वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू वी नॉट, टू वी नॉट, टू वी नॉट है। ठीक, तो यहाँ वॉल्यूम दिखाओ वी नॉट, यहाँ दिखाया टू वी नॉट। टेम्परेचर टी नॉट और टू टी नॉट, टी नॉट और टू टी नॉट। स्टार्ट करोगे कहाँ से, वॉल्यूम वी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट से। यस, ये हो गया ए। अब कहाँ जाओगे, टू वी नॉट और टी नॉट तक। ये लो भाई, ये गए टू वी नॉट और टी नॉट तक, बी। फिर यहाँ से यहाँ गए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते, सॉरी ये यहाँ से यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को एक मिनट, ये पहली स्टेप की बात कर रहे थे। पहली स्टेप में वॉल्यूम डबल हो गया और टेम्परेचर डबल हो गया, वो मैंने गलत वो बना दिया। ठीक है, इधर देखिए, ये शुरुआत हुई वॉल्यूम वी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट से। ओके, ये पॉइंट आपका हो गया ए। अब पहली स्टेप देखो, पहली स्टेप में वॉल्यूम डबल हो जाएगा, टेम्परेचर भी डबल। तो आप कहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे इस पॉइंट पर। ये देखिए, ये यहाँ पहुँचोगे। अब जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे ए से बी, तो देखो जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस प्रोसेस के लिए जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक्सटेंड करने पर ओरिजिन से होकर जाती है, समझे। ये ए बी वाला पार्ट का ग्राफ हो गया। अब आओ बी सी, यहाँ पे सी पे कहाँ पहुँचोगे, वॉल्यूम डबल टू वी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, बनाते हैं, वॉल्यूम टू वी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट। ये देखो, ये पॉइंट है सी, आप बी से पहुँच गए सी। और फिर सी से ए जाओगे तो कैसे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए सी से ए आ गए। ये लीजिए, ये आपका कंप्लीट ग्राफ बन गया तीनों। देख लीजिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैंने इस पूरे साइकिल के लिए तीनों ग्राफ बनाए आपके लिए, पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। सभी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार क्लास रोक लीजिए, सही से बात को समझ लीजिए। तो हमने फिर एक साइक्लिक प्रोसेस वाला ये सवाल ले लिया है। मोनोटॉमिक गैस है, प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट। ठीक, साइक्लिक प्रोसेस होता है इसके साथ 3 स्टेप का। फिर वही जो शुरुआत की स्टेट वही फाइनल। पहले आइसोकोरिक प्रोसेस,
अरे टू प्रेशर टेम्परेचर नहीं, टू प्रेशर 3P0। एक आइसोकोरिक प्रोसेस के द्वारा इसके प्रेशर को P0 से बढ़ाकर 3P0 पहुँचाए थे, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, और फाइनली आप कहाँ पहुँच गए, ओरिजिनल कंडीशन पर। अच्छा, कुछ भी ले सकते हैं लोग, ये तो जो प्रेशर है वो आपका जो है वो 3P0 बता दिया है, कुछ और ले सकते थे, 8P0 बता दो लो, चाहिए। तो अब हमने कहा भाई ऐसा है, एक तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए ग्राफ जो है वो बनाना है, पीवी ग्राफ, हाँ, और दूसरी चीज़ डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू हर स्टेप के लिए बताने हैं। तो एक बार क्लास को रोक लें और इस सवाल करने की कोशिश करें जरा। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कहते हैं कि यार जो गैस है, शुरुआत करते समय कुछ प्रेशर था P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0, नंबर ऑफ मोल N, ओके। अब इसके साथ आइसोकोरिक प्रोसेस करके इसको ले जाओ दूसरी जगह, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आप ले गए इसको कहाँ पर, प्रेशर 8P0, लो भाई प्रेशर हो गया 8P0, वॉल्यूम फिक्स V0, और टेम्परेचर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो अगर प्रेशर 8 गुना हो गया तो टेम्परेचर भी 8 गुना हो गया होगा, 8T0। यहाँ से जाओ आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो होगा 8T0, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने बस P और V लिख लिए। अब यहाँ से यहाँ जाओ एडियाबैटिक प्रोसेस, और फाइनल वापस शुरुआत वाली स्टेट में ही पहुँच जाना है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, जो शुरुआत में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर थे, एंड में फिर वही होने चाहिए। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब हम ये बात जानना चाहते हैं कि भाई इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ कैसे बनेगा। पीवी ग्राफ तो तब बनाओगे ना यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम तो पता हो। हाँ, अभी तो पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। ये एडियाबैटिक प्रोसेस स्टेट को, इसको नाम दे दो A, इसको कह दो B, इसको कह दो C। CA की बात करो, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो मैं इसमें टेम्परेचर तो मालूम है 8T0 और यहाँ पे T0, वॉल्यूम यहाँ पता है या नहीं पता है, प्रेशर, तो आपको टेम्परेचर को लेकर रिलेशन पता है। देखिए टेम्परेचर वॉल्यूम को लेकर रिलेशन पता है, TV की पावर Γ-1 बराबर कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल करेंगे। ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 8T0, वॉल्यूम कितना V, गामा कितना होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 5/3, -1 करोगे आएगा 2/3, इक्वल टू यहाँ पहुँच गया, टेम्परेचर हो गया T0 और वॉल्यूम हो गया V0 की पावर 2/3, ओके। ये T0 से T0 कट गया, और V की पावर 2/3 बराबर V0 की पावर 2/3/8। अब ये काम करो, पावर 3 चढ़ाओ पहले, तो V² बराबर V0 का स्क्वायर अपान 8 का क्यूब, फिर ये इसका रूट ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा V बराबर V0 अपान 8 की पावर 3/2, 8 की पावर 3/2। ये हमारा जो है वॉल्यूम आ गया। आप इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो अगर 2 की पावर 3 लिख दोगे तो 2 की पावर 3 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 9/2 हो जाएगा। चलो, तो वॉल्यूम आ गया V0 अपान 2 की पावर 9/2। अच्छा, अब हमने कहा भाई ऐसा करो, अब ज़रा यहाँ प्रेशर और पता करो। तो प्रेशर पता करने के लिए हमने काम किया, हमने भाई देखो ऐसा है, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कोई भी प्रोसेस हो PV/T बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो PV/T, वही CA की बात कर रहे हैं। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस भले ही हो, बट दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, PV बराबर nRT तो हमेशा लगेगा। तो PV/T बराबर nR, वो फिक्स रहेगा। तो PV/T कांस्टेंट रहेगा किसी भी प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक के लिए भी। तो यहाँ पर प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है 8T0 बराबर, उधर प्रेशर है P0, वॉल्यूम है V0 और टेम्परेचर है T0, सही।
अब यहाँ से प्रेशर मिल गया मेरे को, प्रेशर बराबर 8V0 अपान V इंटू P0। वॉल्यूम यहाँ रख दीजिए, V0 अपान 8 की पावर 3/2 ऊपर चले गए, तो P बराबर 8 इंटू 8 की पावर 3/2 इंटू P0, ये 8 की पावर 5/2 आ जाएगा। लो भाई 8 की पावर 5/2, फिर वही 2 की पावर 3 कर दोगे तो प्रेशर आ जाएगा 2 की पावर 15/2 P0। ये आपका जो है वो प्रेशर आ गया। लो भाई प्रेशर और वॉल्यूम नहीं पता थे, पता चल गए। कैसे? आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में तो पता है ना, उसके लिए रिलेशन पता है, टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा -1 कांस्टेंट रहता है। तो इसका यूज़ करके यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया। और फिर किसी भी प्रोसेस के लिए PV/T कांस्टेंट रहता है। तो ये कोई बच्चा कहेगा सर वो PV की पावर गामा भी तो लगा सकते थे, डेफिनेटली लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट लगा लो भाई, तो भी तो यही आएगा। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो अगर उसका यूज़ करोगे तो भी यही आएगा, समझे? तो ऐसे आपने यहाँ पर ये वर्किंग कर ली, और वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चीज़ें आ गई। कहाँ पर? यहाँ, जहाँ अननोन था वहाँ पता चल गया। सही है? तो एक बार इसको देख लीजिए। और अब PV ग्राफ बनाना है, और हर स्टेप के लिए डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W लिखने हैं, वो देख लेते हैं अभी। तो अब हम आते हैं PV ग्राफ पर। देखिए ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है। प्रेशर की क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास? P0 8P0 और 2 की पावर 15/2 P0। लो भाई ये प्रेशर P0, ये 8P0 और 2 की पावर 15/2 P0। लो ठीक। अब क्या करें? वॉल्यूम V0 और V0 अपान 2 की पावर 9/2, V0 और V0 अपान 2 की पावर 9/2। अब ग्राफ बनाते हैं। देखो शुरुआत करते हैं, पहले ये पॉइंट प्लाट करो P0 V0, ये है प्रेशर P0 और ये है P0। ये पॉइंट आपका हो गया A। ये कहाँ होगा? 8P0 और V0, ये यहाँ रहा। 8P0 और V0 ये रहा। और ये वाला पॉइंट कहाँ रहा? C। प्रेशर इतना और वॉल्यूम इतना, प्रेशर ये और वॉल्यूम ये आपका हो गया पॉइंट C। अब इनको मिलाना है। पहले A से B जाओ, A से B वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए जाओगे, वॉल्यूम को फिक्स रखते हुए, ना वॉल्यूम बढ़ाना है ना घटाना। A से B चले गए। फिर B से C, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV ग्राफ कैसा बनता है? कर्व। तो B से C जाओगे तो ये कर्व बनाओगे, कौन सा? वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर C से वापस ए जाओगे, एडियाबैटिक में भी वही आइसोथर्मल की तरीके से बनता है, ग्राफ कर्व बनता है। तो C से A भी, ये देखिए। और ये भी देख लीजिए कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, इनमें क्या? एडियाबैटिक वाले का स्टीपनेस यानी ढलान ज़्यादा है और इसका स्टीपनेस कम है। देख लो, आइसोथर्मल में स्टीपनेस कम, एडियाबैटिक में स्टीपनेस ज़्यादा। तो ये ग्राफ हमारा बन गया इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अब आइए एक एक करके डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W पे। तो पहली स्टेप पे आ जाओ, AB। पहली स्टेप AB के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सबसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। जो चीज़ कन्फर्म है वो तो लिख ही दो, जिसमें कोई वैल्यू वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। चलो डेल्टा U लिख लेते हैं। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज, वो तो हमेशा NCV डेल्टा T होगा, प्रोसेस चाहे जो भी हो। नंबर ऑफ मोल CV, मोनोएटॉमिक गैस है, CV लिख लिया 3R/2। और डेल्टा T यानी बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर 8T0 माइनस T0। लो जी ये आ गया 7 × 3 21/2 nRT0। अब मुझे ना नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं ना टेम्परेचर दे रखा है, तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में प्रेशर वॉल्यूम तो दे रखे थे, तो यहाँ PV बराबर nRT नहीं लगाओगे, तो P0 V0 बराबर nRT0। तो इसको P0 V0 लिख दो ना, काम खत्म हो गया। अब आओ डेल्टा Q पर, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। लो जी जोड़ दिया दोनों को, डेल्टा Q मिल गया आपको 21/2 P0 V0। हो गया काम। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप आइसोथर्मल।
अब आइसोथर्मल वाली जो स्टेप है उसके बारे में सबसे पहली बात, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। टेम्परेचर फिक्स तो इंटरनल एनर्जी भी फिक्स, डेल्टा यू क्या हो गया, 0। अब क्या करें, अब वर्क डन लिखो, फॉर्मूला है सीधे सीधे वर्क डन के लिए nRT/ln/V2/V1। यस, नंबर ऑफ मोल n इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर कितना है, देखो ये T का मतलब ये नहीं है कि T0 लिख दें, अरे जो इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर होगा वो रखा जाएगा ना। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर 8 T0 है, वो रखो। ln V2/V1 बाद वाला वॉल्यूम कितना है, V0/2⁴ और शुरुआत करते समय वॉल्यूम V1 क्या है, V0। तो यहाँ से मेरे को मिल गया 8 nRT0 ln 1/2⁴ ये ऊपर आ जाएगा तो नेगेटिव, माइनस का 8 nRT0 ln 2⁴ जो पावर होती है वो लॉग के बाहर आ जाएगी तो 9/2 बाहर आ जाएगा, 9/2 बाहर तो 8 × 9/2 हो जाएगा 36। तो 36 nRT0 ln 2। nRT0 क्या हो गया, P0 V0, तो -36 P0 V0 ln 2। लो भाई वर्क डन आ गया। अब वर्क डन आ गया तो डेल्टा क्यू भी मिल गया। कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ये चीज़ 0 है तो जो वर्क डन वही डेल्टा क्यू, माइनस का 36 P0 V0 ln 2। अब थर्ड स्टेप CA, यानी कौन सी स्टेप, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक स्टेप है तो सबसे पहले जो चीज़ कन्फर्म है वो तो लिख दो तुरंत, क्या, डेल्टा क्यू 0, कोई भी हीट ना देनी है ना लेनी है, काम खत्म, डेल्टा क्यू का काम खत्म हो गया क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब आइए वर्क डन पर और डेल्टा यू पर। मैंने कहा उसके लिए दोनों के लिए फार्मूले हैं मेरे पास। डेल्टा यू का फार्मूला होता है NCV डेल्टा T, हमेशा लगता है। वर्क डन का फार्मूला, हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के ही फार्मूले हैं आपके पास, क्या, P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा -1। हाँ बिल्कुल, तो जो चाहो वो यूज़ कर लो। मैंने चलो डेल्टा यू लिख लेता हूँ, NCV डेल्टा T। NCV का मतलब 3R/2 और डेल्टा T का मतलब बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर। लो जी, तो यहाँ से डेल्टा यू मिल गया माइनस का 21/2 nRT0। फिर वही बात, nRT0 को क्या लिखोगे, P0 V0। तो डेल्टा यू बराबर माइनस का 21/2 P0 V0, ये आपका जवाब आ गया। और जो डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा क्यू है, डेल्टा डब्ल्यू है, वो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 0 माइनस माइनस दिस, तो 21/2 P0 V0। आप चाहें तो वर्क डन के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस वाला फार्मूला होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा -1, सीधे वो यूज़ कर लीजिए, उससे भी जवाब यही आएगा, चेक कर लीजिएगा। P1 V1 ये रहे प्रेशर वॉल्यूम, इनको मल्टीप्लाई करना, P2 V2 ये रहे, P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा -1, आप चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपका जवाब वर्क डन का यही आएगा। अच्छा, तो एक बार क्लास को रोक के ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे देखेंगे।